बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है, बल्कि मुल्की मफाद में इकट्ठे होने की ज़रूरत है। वफाक और सूबों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाने पड़ेंगे। जबकि कौमी असम्बली की तश्कील के 2 माह बाद भी कायमा कमेटियों के हवाले से फैसला नहीं हो सका। अभी तक कायमा कमेटियाँ नहीं बन सकी हैं और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज कराची की ताजिर बरादरी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को तजवीज़ दी गई है कि अडियाला के बासियों और जो तमाम पड़ोसी ममालिक के बशमूल भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात किए जाएँ ताकि मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से क्या वज़ीर-ए-आज़म इन तजवीज़ पर अमल करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब ये उनकी 2018 में हुकूमत से पहले जब उनके मामलात ख़राब थे नवाज शरीफ साहब के और मुख्तलिफ़ मुकदमात और मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात और ये सारी एक मुहिम उनके ख़िलाफ़ हो रही थी, तो उस वक्त अब जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो आपको पता है ना, वो फिर हदफ होती है जो भी शख्सियत, वो हर किस्म का उस पर इल्ज़ाम, एजेंट और ये और सारे। तो वो नवाज शरीफ साहब का उस वक्त एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त था, तो ए भी मेरे ते पा दो, मतलब ए भी मेरे ते पा दो, तो ए भी मेरे तो उस वक्त सारा जो है ना, वो मतलब जो हदफ होता है इस वक्त, जैसे इस वक्त जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के साथ मामला है, तो उससे नवाज शरीफ कहते हैं ए भी मेरे ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो, ए भी मेरे ते पा दो। तो मसला ये है कि वो भारत से बात करना और बानी या अडियाला जेल के बासी जो हैं वो इमरान खान साहब यहीं शामिल, तो उनसे मतलब ए भी मेरे ते पा दो, मतलब उनको ये कहना चाहिए था, ये उनके दिल में चाहे होगा कि ये दोनों मामलात का मैं एक शहबाज शरीफ हूँ, मैं मतलब मेरे पास क्या मतलब वो है, मतलब है कि मैं इस शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वो भी हंस पड़े इस पर कि अच्छा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खबर में चल पड़ी। आरिफ हबीब साहब बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं, मामलात तो समझते हैं, लेकिन ये है कि वो लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब ये सवाल सुनने के लिए ही कराची गए थे और कोई काम उनका मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं। ताजरों से मुलाकात हुई, उसमें सवाल हुआ, उसमें वापस आ गए और सवाल चल रहा है सुबह से, और कौम लगी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे। अब एक ट्रक की बत्ती तो रोज़ हमें छोटी सी चाहिए होती है ना, उसमें लगी हुई है कौम। अब इसका इन दोनों मामला का शहबाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है, ये शहबाज शरीफ का वो कहना चाहिए था कि अभी मेरे तो पाते हो। और दोनों मामला जो इंतहाई यानी ऐसे मामला हैं जो इंतहाई हसास हैं, और शहबाज शरीफ साहब एक शरीफ आदमी है, तो वो जो है वो उनका वो भारत से हाथ मिलाओ और एक हाथ उनसे मिलाओ, एक हाथ उधर मिलाओ, एक हाथ इधर मिलाओ, तो इस पर मैं क्या तबसरा करूँ। अच्छा, तो लेकिन यह है कि इसमें बात इंटरेस्टिंग की आरिफ हबीब साहब ने, लेकिन उसका जवाब क्या है, मतलब क्या, मतलब शहबाज शरीफ साहब हाथ मिलाएंगे भारत से भी और इमरान खान साहब से भी, या वो कहेंगे कि नहीं, मतलब ये बहरहाल इसको ये मुझे तो नहीं समझ में आ रही बात। मैं इस पर कोई तब से भी मेरे तो पा दो, शहबाज शरीफ साहब भी दोनों जो चीज़ें नहीं होने मेरे हाथ में ही नहीं है वो भी मेरे तो पा दो। तो ये है कि वो बहरहाल लेकिन एक बात जो है वो उसमें बड़ी जो ताजी शख्सियात हैं सारे मुल्क में, चाहे वो कराची हो, कराची जो कि हब है मईशत का, उन्होंने ये बात वो उसका बुनियादी जो था सवाल, उसकी रूह मेरा ख्याल है ये थी कि मईशत के ऊपर जो है वो मामलात ऐसे हैं कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। और आरिफ हबीब साहब या बाकी ताजिर शख्सियात जो हैं, कारोबारी शख्सियात, ताजिर तो नहीं कहूँगा, कारोबारी शख्सियात, बिजनेसमैन हैं, तो वो ये मुल्क में ज़रूर वो चाहते हैं कि जो मईशत है उसमें इस्तेकाम आए। और वो ये बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा मैं एक जो ठेला लगा रहा है या जो नौकरी पेशा शख्स है, कारोबार होगा तो नौकरियां होंगी, तो मईशत और सिक्योरिटी चैलेंजेस और फॉरेन पॉलिसी और ये सारा सोशल अनरेस्ट, तो ये तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और वो लेकिन मसला ये कि शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे उसमें, इन दोनों मामलात में। और भारत कहाँ से आ गया, वहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त,
तो वो एक अमूमी सी मेरे ख्याल से उन्होंने बात की है कि तमाम पड़ोसियों से, तो वहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ से कोई संदेशा आएगा तो फिर वहाँ से बात चलेगी। अभी तो मामलात वहाँ पे बड़े जो कैंपेन हो रही है वज़ीर आज़म मोदी साहब की, तो वो तो बहुत ही इस वक्त परफॉर्मेंस और नज़रियात से हट के वो कहीं मुसलमान और उस पर चलेगी, जो कि मेरा ख्याल, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आने वाले दिनों में वो टारगेट्स तरह डिफरेंट हो जाएं, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि मुल्क के अंदर इस तरह से भारत में हो। लेकिन एक जो मामला है वो है कि मज़ीद जंगें दुनिया में शुरू हो गई हैं, होने जा रही हैं, फॉरएवर वॉर्स जो हैं, और ये सूडान के हालात ख़राब हैं। सूडान की हालात की ख़राबी पड़ोस में चार्ट तक फैल जाएगी। ये वही सूडान है, उमर अल बशर बशीर जो हैं उनको जब हटाया 2019 में, तो एक जो है एक तरफ फतह बुरहान थे, एक तरफ हमीती थे। हमीती जो है वो ऑपरेशन किया था, वो RSF को हेड कर रहे थे, पैरामिलिट्री ट्रूप्स, और उनको उमर अल बशर अपने लेकर आ गए थे, बाकायदा सरकारी हैसियत दे दी थी कि दारफोर में उन्होंने ऑपरेशन किया था। तो उमर अल बशर को तो हटा दिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद सूडान में ये दोनों जो फ़ौजें थीं, एक तो सूडान की रेगुलर आर्मी है, फतह बुरहान जिसको हेड करते हैं, और एक वो मलेशिया है जिसको जो RSF के नाम से है, लेकिन जिसमें यानी आप समझ लेंगे उसके बाद वो जो दो जनरल्स आपस में लड़ पड़े। पहले दोनों ने मिलकर हटाया था, और वहाँ पर जो है वो अरब और नॉन अरब का भी चक्कर है। सूडान जो है उसमें नॉन अरब और अरब, ये एथनिक इशू भी है उसमें। और वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ कबाइल हैं, और सूडान में खाना जंगी हो रही है। सूडान की खाना जंगी जो है वो ये पहले पुराने चल रहे हैं मामलात, तो तकसीम भी हो गया, फिर दारफोर के अंदर कत्लेआम हुआ, फिर जनूबी सूडान अलग हो गया, अब ये दो जनरल्स आपस में लड़ाई हो रही है। ये चार्ट तक फैल सकता है मामला। चार्ट में फैलेगा तो ये ज़हन में रखें कि ये वो साहिल की पट्टी है, फिर साहिल के ममालिक की पट्टी जहाँ पर हालिया दिनों में बगावतें हुई हैं। और यहाँ पर जो है वो जब ये यानी यहाँ पे अरब ममालिक और ईरान के दरमियान जब तनाज़ा था, तो उस वक्त यहाँ पे सूडान में आमने सामने जैसे यमन के हालात थे उसी तरह से, क्योंकि यमन के बिल्कुल पार, यमन के अंदर चूँकि RSF ने सपोर्ट किया था, जो RSF है हमीती वाली, वो यमन के अंदर चूँकि काफ़ी फ़ाल हो गई थी, तो इसलिए वो जो है वो कुछ अरब ममालिक के वो करीब गई, और जो वहाँ की रेगुलर आर्मी है वो थोड़ा सा मिस्र के करीब गई, जनरल बुरहान वाली। तो अरब ममालिक और, लेकिन शुरू में जब थे ये बने तो सारे ईरान की, उस वक्त ईरान का फुटप्रिंट था। अब ईरान बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं है सूडान में, लेकिन एक दफ़ा वो जब शुरू हो गई है खाना जंगी, तो खाना जंगी बढ़ रही है। हालांकि मिस्र और अरब ममालिक के ताल्लुकात अब ठीक हैं, तो मतलब है कि, लेकिन वहाँ पर ईरान नहीं है अब। एक वक्त में ईरान को काउंटर करने के लिए यमन के अंदर ये स्टार्ट हुआ था सिलसिला, लेकिन ये कि वो मामला हाथ से निकल गए, और वो निकल के मामला जो हैं वो चूँकि चार्ट और ये बाकी जगहों पे अनरेस्ट फैल रहा है, तो अब ये है कि वहाँ पे कौन, और अब ज़ाहिर है मिस्र भी उस तरह से नहीं सपोर्ट कर रहा किसी को, एक वक्त में वो कर रहा था मिस्र, तो वो एक सूरत हाल है जो ख़राब है, ठीक है ना। मतलब मिस्र एक तरफ था, अरब ममालिक एक तरफ थे, अब वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में, और बड़ा ये खूनी कॉन्फ्लिक्ट सूडान का रहा है पहले भी, जब दारफोर में हुआ था। उसी के नतीजे में ये जो कबाइल, चूँकि अरब नॉन अरब है, तो ये तकसीम भी हो गया था सूडान में। बहरहाल ये वही सूडान है, जहन में सूडान की इम्पोर्टेंस जहन में रखें कि वही है जहाँ से उसामा बिन लादेन, फिर अफ़गानिस्तान आने से पहले सूडान की अहमियत, और कई साल वहाँ पे रहना, और फिर मतलब एक पूरी हिस्ट्री के साथ जो है वो सूडान मौजूद है। अच्छा, तो वहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये जो बज़ाहिर बिल्कुल ये लग रहा था कि मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल दुनिया इस वक्त ये मुज़ाकरात की तरफ चली गई है, ख़ास तौर पे गज़ा की जाहिरियत को बंद करवाने के लिए, और 2 स्टेट सोल्यूशन जो है
उसको तो पेश किया गया था, बाकायदा मुआहदे हुए थे, ऑस्लो अकॉर्ड उस पर हुआ है, उस पर कैंप डेविड के मुआहदे हैं, 2 रियासतें बनेंगी और वो उसका एक टाइम लिमिट दिया गया। उसी के नतीजे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो नहीं थी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो बनी ही उन मुआहदों के नतीजे में 1993 के, और वो उसका हिस्सा थी कि कुछ अरसे के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो ये यहाँ पे रियासत बन जाएगी और 2 रियासती फार्मूला। तो अब ये जाके बिल्कुल जब आगे तक मामला पहुँच गया तो वहाँ से ये ख़त्म हो गया। यानी वो कहते हैं बैक टू, आप चले जाएं अर्ली 90s पे कहीं, ठीक है। यानी वो 2 स्टेट फार्मूला ही कहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको जो ब्रोकर करवाने वाली कुव्वत थी अमेरिका, वो बज़ाहिर लगता है कि इसमें से हट गए हैं, ठीक है। और वो अब इस पे 2 रियासती हल के ऊपर अब चूँकि वो हट गए हैं तो इसलिए पूरी दुनिया अब एक इसको सोच रही है कि अब कहाँ पे खड़े, वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ख़त्म हो गया है, आगे क्या होगा, तो ये खामोशी छा गई है। अब इसमें जो इशू है, अब ये जंगें मज़ीद जंगों की तरफ दुनिया बज़ाहिर जाती नज़र आ रही है। और मैं ये बात आपसे कहूँ कि जो मैंने उस दिन भी कही थी कि कोल्ड वॉर 1.0 तो बहुत तवील थी, ये 2.0 जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ इसके मुख्तलिफ फ्रंट्स खुल रहे हैं। अब ये 2.0 जो है ये चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, दरमियान में कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन किस तरह, ये अभी वाज़े नहीं है, ठीक है। चाइना के साथ तो है, लेकिन फ्रंट्स बहुत से ऐसे खुल गए हैं जो बज़ाहिर जहाँ पे चाइना के साथ वो नहीं थे फ्रंट्स, लेकिन ये कि वो खुल गए हैं, तो अमेरिका ने फिर खोल ली है फ्रंट्स इस वक्त। और ये जो इसमें जो बिल मंजूर हो गया, जो इमदादी बिल था, वो मंजूर होना ही था सेनेट से, और वो अब इमदाद मंजूर हो गई, और वो 60.8 अरब जो है वो यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी था इस वक्त, क्योंकि लेकिन सवाल ये है कि मदद तो मिल गई है, मदद मिल गई है यूक्रेन के लिए, ये ज़रूरी भी है। इसमें से 48 अरब जो है वो वापस अमेरिका की जो मुख्तलिफ असलहा साज कंपनीज़ हैं उनको 48 अरब तो सीधा वहीं रहेगा, मतलब वहीं रहेगा। अब पता नहीं पेट्रियट उनको देते हैं या F-16, क्योंकि पेट्रियट अगर मिसाइल्स अगर देते हैं तो वहाँ पे जो यूरोप में भी कुछ मुल्कों ने कहा हुआ है कि हमें आप दें पेट्रियट सिस्टम, तो वो क्या वहाँ पे पहले जाता है या यूक्रेन को जाता है? F-16 तैयारे क्या यूक्रेन को दिए जाते हैं? फिर फिनलैंड के बॉर्डर पे एक्सरसाइजेज हो रही हैं नेटो की, उनको रशिया किस तरह देखता है? इमदाद, ये एक लाइफलाइन तो मिली, यूक्रेन अब लड़ेगा, ऑफेंसिव होगा, लेकिन विक्ट्री, कामयाबी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या होगी? और ट्रंप आ गए तो क्या पोजीशन बनेगी इसकी, यूरोप की वॉर की, ये अब देखना है। और उसकी वजह ये है कि और ट्रंप से मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, बहुत से दुनिया के लोग जो हैं रहनुमा, वो इस वक्त खामोशी से सफारतकार हों, हंगरी के, पोलैंड के, अरब ममालिक के भी कुछ, और डेविड कैमरॉन तो मिले उनसे पब्लिकली, तो उनके जो लोग हैं वो ट्रंप साहब जो हैं उनकी टीम से मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं कि अगर ट्रंप आ जाएं तो कैसे दुनिया को देखना है, कैसे हमने अपने मामलात को आगे चलाना है, तो दुनिया उसके लिए भी तैयार हो रही है। और इस मरहले पे इसराइल, क्योंकि ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट बाइडन इधर जाएं या उधर जाएं, दोनों का पीछे हट जाओ, जो कुछ होगा वो बाद में देखा जाएगा, तो वो पीछे हट गए। अच्छा, लेकिन ये मामलात ख़राबी की तरफ इसलिए जाएंगे और जा रहे हैं कि जो यूक्रेन है वो तो एक स्टेल की तरफ है ना, बहुत उसका काफ़ी हिस्सा जो है यूक्रेन का वो छिन चुका है और वो जा चुका है रशिया के पास। यूक्रेन कैसे रिक्लेम करेगा, मार धाड़ होगी, क्या होगा यूरोप के अंदर, और ये अभी हमने देखना है। और क्या इसमें यूरोप कोई अपना मुल्क एक जगह इकट्ठे होंगे, अपने स्टांस लें, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो इलेक्शन मोड में चले गए हैं कि नवंबर में इलेक्शन जीतूंगा मैं तो मैं फिर आगे कुछ करूँगा, मैं तो बाइडन उसमें चले गए। लेकिन इस दौरान दुनिया हिजान का शिकार होकर और मज़ीद मामला जो है वो बिगाड़ की तरफ दुनिया जा रही है। अच्छा, दूसरा एक तो वहाँ का हो गया बिल, दूसरा ये है कि 26.3 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर जो हैं वो इसराइल के लिए हो गई है। अच्छा, अब ये है कि और ये एड जो है इसके ऊपर अब ना सिर्फ ये कि इमदाद चली गई, बल्कि इसराइल ने कहा कि ये जो है ये इसराइल के दुश्मनों के लिए खुला मैसेज है कि हमें जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है वो हमारे साथ खड़ी है।
और वो मुआहदे वगैरह जो हो रहे थे, जो बातचीत चल रही थी पस मंज़र में, वो कल भी मैंने बात की थी कि वो तकरीबन अब इस वक्त ख़त्म है। अच्छा, अब आगे व्हाट नेक्स्ट में ये है कि इसराइल की फ़ौज ने कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, 2 ब्रिगेड्स हमारी जो हैं वो तैयार खड़ी हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें नेतन्याहू इशारा करें और हम जो है वो रफ़ा समेत पूरे गज़ा पे दोबारा एक दफ़ा ऑपरेशन करें। उसकी वजह यह है कि याह्या सिनवर जो हैं उनके बारे में हमारे पास इतलात आई हैं कि उनको गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में देखा गया है। तो याह्या सिनवर ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, उन्हें अपनी सुरंगों से निकल के बाहर लोगों से मिलते हैं। तो याह्या सिनवर को हमने चूँकि स्पॉट कर लिया है तो हम ऑपरेशन करेंगे और एक भरपूर ऑपरेशन करेंगे और उसमें दोबारा से यानी अरसर नौ जिसमें 6 से 8 हफ्ते या उससे ज़्यादा अरसा भी लग सकता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं, इस साल भी लग सकता है। यानी एक उन्होंने खुल के, आप समझें कि एक तरह से, और उन्होंने कहा कि ये जो मदद आई है ये उस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसका सिग्नल है कि ग्रीन लाइट है कि हम ऑपरेशन करें। अच्छा, तो अब एक बड़ा, अगर आप समझेंगे ब्रोकर दरमियान में हो और वो मामलात को तय करवाते अचानक दरमियान में से निकल जाए तो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि अब क्या करना है। तो इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पैदा है मशरिक़ वस्ता में, वो ये है कि इस पूरे फ़लस्तीनी अथॉरिटी कैसे बनेगी, मुल्कों के साथ मुआहिदा उर्दन के साथ कैसे हुआ, इजिप्ट के साथ कैसे हुआ, कैसे, तो ये सारे मामलात जो हैं ये तो करवाए सारे अमेरिका ने करवाए। तो अमेरिका ने ही अब वो अमेरिका अगर दरमियान में से निकल रहा है इस वक्त और वो कह रहा है कि रफ़ा के अंदर ऑपरेशन होगा, तो इस वक्त उस सारे मुल्क इस वक्त ये देख रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब पूरी स्ट्रेटजी अपनी रिवाइज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इजिप्ट की तरफ से ये बात मुसलसल आ रही थी, आज भी उनके तर्जुमान ने कहा है कि रफ़ा पे ऑपरेशन का मतलब ये है कि इसराइल के साथ हमारा जो अमन मुआहदा था उसको, उस पर अरसर नौ गौर किया जाएगा। अच्छा, मुआहदे पे अगर अरसर नौ गौर किया जाना है उन्होंने, तो इसका मतलब मुआहदा ख़त्म है और जंग शुरू है। मिस्र अपना फ्रंट खोलने पे मजबूर होगा, या मिस्र अपनी पोजीशन से हटेगा अगर रफ़ा पे ऑपरेशन होता है, और तो मिस्र के अंदर एक जो है वो बदअमनी फैलेगी। और वहाँ पे जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस तमाम अरसे में, इस पूरे अरसे में मुल्क के अंदर बहुत सारे उनके क्राइसिस चल रहे थे, इकॉनमी का भी, इसका भी, पॉलिटिकल भी, उन्होंने सारे मामलात को बड़े ज़बरदस्त एहसन अंदाज में उन्होंने संभाला। और उसमें उन्होंने, आप देखें कि बाकी मुल्कों के साथ मामलात ख़राब थे वो भी ठीक किए, टर्की के साथ भी ठीक किए। फिर यह है कि जो अमन मुआहदा हो रहा था उसमें उफ़ाल किरदार अदा कर रहे थे। इजिप्ट का किरदार बहुत एक्टिव, इजिप्ट एक्टिव था, और कायरो और कतर। तो अब इस वक्त ये है कि वो उनकी तरफ से ये बयान आया, इन्होंने कहा है कि हमारी जो बटालियंस हैं वो रफ़ा पे ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और हम नेतन्याहू के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि ये जो असला है, ये जो इमदाद है, इसमें कितने दिन लगेंगे। आज मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट बाइडेन उस पर साइन कर देंगे, तो इस पर दिन कितने लगेंगे, कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, और बाद में फिर ये जो मुल्क हैं सारे, उनकी क्या पोजीशनिंग होगी सारे मुल्कों की। मतलब है कि अब देखिए ना, जब ये 2011-12 में मामला चल रहा था तो उस वक्त एक ये वादा हुआ था कि जी हम आपको ऑब्जर्वर स्टेटस दे रहे हैं अभी फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा में, और बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद हम आपको मुस्तक़िल तौर पर तस्लीम कर लेंगे। ये भी बात हुई थी अमेरिका। अब देखें ना, वो तस्लीम करने वाली बात हुई तो फिर वीटो होगी करारदाद। तो मसला ये है, और कई यूरोप के मुल्क तो कह चुके हैं कि भाई हम तो तस्लीम करेंगे, और बहुत सारे मुल्कों ने ऐलान भी कर दिया। अब वो देख रहे हैं कि भाई हाथी का पाँव में सबका पाँव, या वो हाथी है भी कि नहीं। अब वो पीछे हट गए, तो हम तो ऐलान कर चुके हैं। तो अमेरिका तो पीछे से हट गया है, और बिल्कुल वो डायलॉग में अचानक हटा है पीछे, और उसकी वजह जो है अब वो प्रेसिडेंट बाइडेन बताएंगे, या इसराइली लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बिल्कुल ही पीस, और ये अपने अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। ये मिडिल ईस्ट टर्मोइल अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर मशरिक़ वस्ता में जंगें फैलें या कहीं पर भी फैलें इस वक्त इन हालात में, और अमेरिका इंगेज हो, ये उनके अपने इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है कि उनके इस्तीफ़े भी आ रहे थे, उनके यहाँ एहतजाज भी हो रहा था, उनके बहुत कुछ था, तो अब इस मरले पे वो पीछे हट गए। अच्छा, और पीछे हटे हैं, और इसमें चार जो बिल मंजूर हुआ है अमेरिका की इमदाद का, इसके 4 हैं इसमें, यानी 4 उसके एंगल्स हैं। एक तो उसमें यह है कि जो 60.8 अरब तो चला गया यूक्रेन के पास। क्या यूक्रेन जंग जीत लेगा, ये अलग सवाल है। इमदाद का जाना और जंग जीतना अलग बात है।
अच्छा, इसराइल को चला गया, ठीक है, 26.3 अरब डॉलर्स, तो वो इमदाद का जाना और हालात का ठीक होना ये दो अलग बातें हैं। और ख़ास तौर पे जब वहाँ पे इज्तिमाई खबरें निकल रही हैं और सारे मुल्क एक पोजीशन लेके खड़े हैं, और मतलब इस्लामी मुल्क भी देख रहे हैं कि अब क्या करना है, भाई व्हाट नेक्स्ट एक आएगा ना, हर मुल्क के ऊपर एक दबाव इंटरनल आएगा ना लोगों का कि भाई आप एक मिनट ज़रा क्या कर रहे हैं, ये आपने तो ऐलान किया हुआ था, आपने तो ऐलान किया होता था, अब क्या देखें क्या हो रहा है। और ये ख़ास तौर पे जो आसपास के ममालिक हैं वो तो, और जो लिबनान है उसके साथ प्रॉपर जो है वो जंग शुरू होने का ख़तरा है। झड़पें अरूज पे हैं इस वक्त जो हिज़्बुल्लाह के साथ हैं, और क्या वो बढ़ती हैं, क्या वो सीरिया दोबारा डिस्टेबलाइज होता है, क्या इराक़, क्या उसमें क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अभी यहाँ पे सब रुके हुए हैं कि क्या रफ़ा में ऑपरेशन वाकई शुरू करेगा इसराइल, करेगा तो फिर उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो ये जो है एक जगह पे जाके मामला हो। अच्छा, तीन, मैंने कहा था चार इसमें जो बिल मंजूर हुए उसके 4 हिस्से हैं। एक तो है यूक्रेन को इमदाद जारी हो गई, दूसरा ये है कि इमदाद जारी हो गई इसराइल के लिए, तीसरा ये है कि इसमें इमदाद जारी हो गई इंडो पैसिफिक या ताइवान के लिए, और ताइवान के लिए तो चाइना का रिएक्शन आया है कि अच्छा, और चौथा जो है वो भी, यानी 2 उसमें से डायरेक्टली चाइना रिलेटेड हैं, क्योंकि चौथी जो है वो टिकटॉक पे पाबंदी वाला है कि 1 साल के अंदर टिकटॉक किसी मकामी अमेरिकन किसी बंदे को फ़रोख्त कर दिया जाए, वरना टिकटॉक जो है वो बैन हो जाएगा अमेरिका के अंदर। अच्छा, तो क्या अमेरिका में बैन हो जाएगा तो बाकी जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं वो भी तो टिकटॉक को बैन करेंगे या नहीं करेंगे? एक सवाल अब खड़ा हो रहा है कि भाई अब ये, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि जो हुआवे है वो तो कई मुल्कों में, इवन जो अरब कंट्रीज़ हैं, यूरोप के अंदर कई मुल्कों में अब जाएँ तो हुआवे चल रहा है, और 5G उनका हवाई का ये। तो ये अब ये तो बड़ी एक एक्सट्रीम पोजीशन है कि अगर टिकटॉक जो है ये, अगर एप्लीकेशंस अगर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, अमेरिका ही समझता है, तो फिर उसके बाद ये देखना है कि क्या वो किस तरह से इसके ऊपर, मतलब इस पे क्या पोजीशन लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना, ये इस एप्लीकेशन के ऊपर पाबंदी लगना भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और वो चैट GPT के ऊपर भी कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं चाइना में, कहीं जो कुछ एक्सेस है नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो LLMs हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, अब इनमें ज़ाहिर है जो भी डाटा आ रहा है वो सारा डाटा तो नहीं है, रिफाइंड डाटा। अब आप किसी एप्लीकेशन पे जाकर पूछें, प्रॉम्प्ट करें कि जी मुझे बताए चैट GPT या कोई एप्लीकेशन के फलाना न्यूक्लियर वेपन किस तरह बनाया जाता है, तो वो तो या तो ब्लॉक हो जाएंगे, या इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये वो फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो आपको LLM बताएगा तो नहीं ना। तो बहुत सारा डाटा ऐसा है जो अवेलेबल नहीं है ओपन सोर्स पे, तो वो ओपन सोर्स पे अवेलेबल नहीं है। अब वो चाइना का हो, देखें ना, सेंसिटिव अगर आप सवाल पूछें जाके, कोई भी हसास टेररिज्म से रिलेटेड, कोई बायो टेररिज्म से रिलेटेड, कोई और, तो वो तो आपको एप्लीकेशन जवाब नहीं देगी, तो वो जो है वो आपको लॉक कर देगी या वो नोट करेगी। तो ये, अब इसका मतलब ये है कि बहुत सा डाटा जो है, जो कि सेंसिटिव डाटा है, वो डिफेंस डिपार्टमेंट्स का हो या बाकी हो, तो वो तो अवेलेबल नहीं है ओपन सोर्स के ऊपर। अब लेकिन ये है कि अमेरिकन्स का कहना ये है कि भाई ये टिकटॉक से एक सिक्योरिटी थ्रेट आता है, और हकीकतन ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये आज की दुनिया में इनसे मॉनिटरिंग और ये बहुत कुछ होता है, तो अमेरिका का अपनी जगह कंसर्न है। और चाइना ने भी बहुत सी एप्लीकेशंस के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, अमेरिका की बहुत सारी, फेसबुक और बाकी, और बहुत और कुछ उनका अपना सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि इसमें देखना भी है कि ये चारों बिल मंजूर हुए, और उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि बिल्कुल जिस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन चाइना पहुँच रहे हैं 3 दिन के लिए, पहुँच गए हैं बल्कि, तो वो 3 रोज़ के लिए चाइना पहुँचे हैं, और उनके एजेंडे में क्या है कि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो रशिया की पोजीशन है उस पर चाइना को कहना है कि आप हमायत बंद कर दें रशिया की। ये नंबर 1 काम उन्होंने करना है, ठीक है। अभी तो शंघाई हैं, लेकिन फिर वो बीजिंग में भी जाएंगे। और देखना ये कि शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होती है कि नहीं। इससे पहले जून में उनकी हुई थी मुलाकात, जो पहले गए थे वो, लेकिन ये कि अब और अरूज पे थी तलखियाँ। 2018 के बाद ताल्लुकात बड़े कशीदा हो गए थे अमेरिका और चाइना के। फिर ये बहरहाल दौरा अब, लेकिन ये है कि बहुत ही अजीब टाइमिंग्स हैं इसकी। एक तो ये है कि इसमें क्या यूक्रेन के बारे में ये मैसेज देंगे, क्या वो कहेंगे चाइना से ओपनली कि भाई आप जो हैं वो रशिया की इमदाद बंद कर दें, नंबर 1। क्या वो इसके ऊपर जो मिडल ईस्ट के ऊपर वो क्या बात करेंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट के ऊपर भी बात करनी है उन्होंने। मशरिक़ वस्ता के हालात में ज़ाहिर इसराइल के हवाले से ही बात होगी
तो वो क्या बात करेंगे और आगे से चाइना क्या जवाब देगा, क्योंकि ये तो अनाउंस कर चुके हैं ना कि 4 बातें करनी है उन्होंने। फिर उसके बाद एक बात ताइवान। अब ताइवान के लिए तो ये इमदाद जो है वो जारी की और चाइना का रिएक्शन आया उसके ऊपर कि अमेरिका ने अपने उस वादे की खिलाफ वर्जी की है कि वो कभी इंडिपेंडेंट ताइवान की हमायत नहीं करेगा। तो वो याद करे दोबारा उस बात को। जो ये वो बात है जो कि पाकिस्तान जिसमें ने एक रोल प्ले किया था कि चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कायम हुए थे और अमेरिका ने ताइवान को छोड़ के चाइना को फिर एक्सेप्ट किया था, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो उसको अब ये है कि वो, और फिर ये कि ट्रेड का मामला आगे कैसे चलेगा जब टिकटॉक पे पाबंदी लग गई। तो ये दौरा जो है ये कुछ मतलब है कि ये एक नॉन स्टार्टर सा दौरा है सेक्रेटरी ब्लिंकन का। और इस दौरे के दौरान पीछे मैंने कहा ना जंगें फैल रही हैं, मामला ख़राब हो रहे हैं, ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और इस दौरे के फ़ौरन बाद जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन का जो यानी वापस आएंगे 3 रोज़ के बाद, तो वो रुकेंगे रियाद। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो रियाद रुकेंगे, और रियाद में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है जिसके लिए गालिबन शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए रियाद रुकेंगे। अच्छा, जब रियाद रुकेंगे वापस, तो इस दौरान एक तो इसराइल और लेबनान और ये पूरे एक पॉलिसी आ चुकी होगी सामने कि क्या हो रहा है भाई वहाँ पे, और अमेरिका, और फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए रियाद आना इस मरहले पे। और रियाद में ये तो अभी तक क्लैरिटी हो गई है कि उनकी मुलाकात ज़ाहिर है कि वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा से होगी, और बायलैटरल मीटिंग्स भी तय हो रही हैं रियाद के अंदर सेक्रेटरी ब्लिंकन की। लेकिन वो बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं वो उसमें यकीनन उनसे सवाल होगा कि भाई ये इसराइल क्या कर रहा है और ये 2 रियासती हल बताएं। तो ये सेक्रेटरी ब्लिंकन का एक मुश्किल एज अ सेक्रेटरी स्टेट एक मुश्किल अगले 4-5 रोज़ हैं कि वो सऊदी अरब में भी बात करें, और वो इसी दौरान वो ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी बात होगी, चाइना के अंदर भी बात होगी, और ये जंगें फैल रही हैं और ये हाथ से निकल रहे हैं मामला। मैंने आपसे कहा ना कि वो एब्रप्टली बाज़ चीज़ें बाज़ मुल्कों के जो हुकूमत है उनके हाथ में नहीं रहती। जैसे मैंने जॉर्डन की बात की, या जैसे मैंने बात की आपसे कि डिस्टेबलाइजेशन जब हो जाती है ना, तो उसके बाद वो मामलात मुजाहरे हो रहे हैं सड़कों पे लोगों के। अब मसला ये कि हुक्मरानों ने अपने लोगों को भी जवाब देना होता है कि भाई हमने ये बात की थी, ऐसे होना था, ऐसे होना था, ऐसे। तो वो आगे मामलात को कैसे, वो सारे जो लोग हैं उनके ऊपर अब एक दबाव है अवाम का कि भाई वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है और इज्तिमाई कब्रें मिल रही हैं। तो आपने तो कहा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आपने तो कहा था कि नेतन्याहू को जो है वो, और ये हो भी रहा था, प्रेसिडेंट बाइडेन तो फ़ोन कर रहे थे इजिप्ट को भी और अमीर कतर को भी कि भाई आप ज़रा ठंडा करें, मामलात में दोबारा आएँ और 2 स्टेट सोल्यूशन, इमीडिएट सीज़ फायर। तो अब ये मामला कहाँ जाके रुक गया दरमियान में। अच्छा, वहाँ पे वो उनका कहना ये है कि जी बिल मंजूर हुआ है, तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं, अमेरिका अपने वादों से पीछे नहीं हटता, लेकिन मसला ये वादा तो भाई दूसरों के साथ। तो इस वक्त जो है ये एक बड़ा टर्मोइल, बड़ा हिजान और नए फ्रंट्स और नई जंगें उस तरफ फ़िलहाल दुनिया चली गई है अचानक तेज़ी के साथ। और मैं पहले भी जो मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में बात की थी कि कोल्ड वॉर 1.0 तो शायद बड़ी तवील थी और हॉट वॉर बनते बनते उसको बड़ा अरसा लगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही हालात तेज़ी के साथ खराबी की तरफ जा रहे हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। ये तो चलते रहेंगे जी मामलात सियासत के, और ये चैलेंज होंगी, फिर उसके बाद अदालतों में ये भी चलेगा। ये जो है ना, अदालतों के फैसले कैसे आने वाले दिनों में, तहरीक का ऐलान किया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें क्या होता है, मामलात कैसे आगे चलते हैं। तो ये भी पॉलिटिकल टर्मोइल है मुल्क में, और अब इस पे जाहिर है कि कोई अभी एक डेडलॉक सा है, खामोशी सी छाई हुई है। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो उनकी क़यादत नहीं दे पा रही अभी तक कि क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं हैं। तो ज़ाहिर है उसके ऊपर मैं क्या बात करूँ मैं, लेकिन आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये जो हालात की ख़राबी है इसमें मईशत, सिक्योरिटी की अनसर्टिनिटी है, अनसर्टिनिटी ऑन द पीक है, ठीक है। और किसी वक्त कुछ नहीं पता कि कोई नया फ्रंट अचानक कहीं से खुल जाए। और इस वक्त चूँकि
ये जंगबंदी की तरफ नहीं जा रहे मामलात, बल्कि मामलात मज़ीद फ्रंट्स खुलने जा रहे हैं। तो अब इसमें हुतीज़ क्या करते हैं, इसमें सीरिया क्या करता है, इराक़ क्या करता है, इसमें मुख्तलिफ मुल्क क्या करते हैं, जॉर्डन क्या करता है, लेबनन तो फुल फ्लैश्ड एक जंग के दहाने पे पहुंच गया है इसराइल के साथ, वो कैसे इंगेज करता है हिजबुल्लाह। तो वो ये मामलात हैं ख़राब। और साथ ही ज़ाहिर है कि रशियन प्रेजेंस मौजूद है, सीरिया में भी मौजूद है, बल्कि मौजूद उनकी वजह से ही बशारुल असद मौजूद हैं, और वो लेबनान में भी हैं, और ये सारे मामलात। और साथ ही यूक्रेन को भी जो फंडिंग हुई है उसके ऊपर भी रशिया का एक रिएक्शन है। वो ज़रूरी नहीं कि वो उधर ही आए, यूरोप के अंदर ही आए, वो कहीं और भी आ सकता है। रशिया जो है वो मुकम्मल मौजूद है अफ्रीका के अंदर, वैगनर ग्रुप की सूरत हो या प्रॉपर ट्रूप्स हो उनकी, चाइना मौजूद है। तो ये हालात एक बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, और बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देखें ना कि बिगाड़ भी है, और साथ ही सेक्टर ब्लिंकन का इस दौरा, वहाँ पे सेक्टर ब्लिंकन ने जाहिर है कि हालात ऐसी नहज पे भी नहीं लेके जाने जहाँ पर बिल्कुल एक जंग सी छिड़ जाए, यानी तलखियाँ अरूज पे चली जाएं अमेरिका और चीन के साथ के दरमियान। लेकिन यह है कि जो ग्लोबल टाइम्स है, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन का जो आने के ऊपर जो खबर दी है, 12वीं अगर हम स्लाइड दिखा सकें कि ब्लिंकन शुड फास्टन द फर्स्ट बटन बिफोर लैंडिंग इन चाइना। बड़ा अनयूजुअल है ये, ठीक है ना, बड़ा अनयूजुअल है कि वो कि भाई ये चूँकि चीन के ख़िलाफ़ सारे फैसले वहाँ से बिल मंजूर करवा के आ रहे हैं, इसलिए आने से पहले ज़रा वो एहतियात करें कि यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, इसी दौरान जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो बहुत सारे फोरम्स ऐसे हैं जो यानी हैं, मतलब उनकी सच कोई अहमियत है भी नहीं भी है, लेकिन बहरहाल फोरम्स हैं। उनमें से एक जो फोरम है वो है वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम होता है। वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम हर साल होता है, और ये जो वेस्टर्न पैसिफिक भी एक सवाल है कि अब इसमें कौन, बहरहाल एक बहरुल काहिल का जो मगरबी हिस्सा है उसमें कोई 22-23 मुल्क हैं, और उसमें ऑब्जर्वर्स भी हैं, और उसमें गालिबन पाकिस्तान, भारत ये ऑब्जर्वर्स हैं, और बाकी मुल्क हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें चाइना है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें जापान, इंडोनेशिया है। ये मुल्क जो हैं सारे इसमें मौजूद हैं। मैं इनकी पुरानी एक लिस्ट देख रहा था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल जो है वो ये सिंपोजियम हुआ है चाइना में 10 साल के बाद। 2014 में हुआ था चाइना में, और अब फिर चाइना में हुआ है, और ये कोई 2-3 दिन जारी रहा है सिंपोजियम। लेकिन इस सिंपोजियम के जो शुरका थे उनमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट आज प्रेस रिलीज ये आई है, तो हम इस पर बात कर रहे हैं, वो है कि जो 11 स्लाइड है इसमें जो पैसिफिक फ्लीट है उसके जो अमेरिकन कमांडर हैं वो भी चाइना गए हैं, और जो उसमें शरीक हुए हैं उसमें, यानी ये, और वहां पे एक एग्रीमेंट सा साइन हुआ है। और ये हम अगर 11 स्लाइड दिखा सके तो उसमें उनके जो पीएलए के नेवल कमांडर वहां के वो मौजूद थे, रशिया मौजूद था, बायलेटरल मीटिंग्स हुई आपस में। लेकिन वहाँ पर जो है वो अमेरिका की तरफ से जो रीड आउट आया है उनका 11 स्लाइड हम देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक फ्लीट, अभी पैसिफिक फ्लीट जो है वो कह रहे हैं कि जी कमांडर जो है उनके स्पोक्स पर्सन ने बताया कि स्टीवन कोयलर जो हैं उन्होंने डेलीगेशन को लीड किया, और जो कि इस दफ़ा वो चाइना में हुआ है 21 से 23 अप्रैल तक। अच्छा, इनकी वहाँ पे मुलाकात भी हुई है, जो चाइना के जो नेवल कमांडर हैं उस इलाके, उनसे मुलाकात भी हुई है, यानी पीएलए के अंडर नेवी भी है अलग, तो उनसे भी मुलाकात हुई है। अच्छा, जब मुलाकात, अच्छा यहाँ पर सारे मुल्क थे, लेकिन एक मुल्क इसमें नहीं था, और वो है इनका मेंबर जो फिलिपीन है। फिलिपीन नहीं था इस फोरम में, फिलिपीन नहीं था। लेकिन फिलिपीन नहीं था ये तो एक बात हो गई ना कि फिलिपीन नहीं था, लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि फिलिपीन के साथ जो है वो बहुत बड़ा इस दफ़ा जो है वो यानी फ़ौजी मशकें हो रही हैं फिलिपीन के साथ अमेरिका की। इस वक्त फ़ौजी मशकें हो रही हैं, और भी मुल्क हैं उसमें, लेकिन ये साउथ चाइना सी में हो रही हैं, और वो ड्रिल्स हो रही हैं, और साथ ही जो है वो तो फिलिपीन वहाँ पर नहीं आया। लेकिन यह है कि अमेरिका मौजूद था, और अमेरिका के जाहिर है कि चाइना में हुआ तो उन्होंने किया। फिर उसे एक नॉन बाइंडिंग सी करारदाद है जिसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा जो है वो ये है कि ये मैंने आपसे कहा ना कि अच्छा, एक बीच में दरमियान में एक बड़ा दर्दनाक सा बयान दिया उन्होंने, प्रेसिडेंट बाइडेन ने। उन्होंने कहा कि उनके एक चचा
जो हैं वो एडमिरल स्टीफन कोहेर, वो उनके जो चचा हैं, ये नहीं पुराने, जो जो जाहिर है कि ये तो नई तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उनके जो चचा हैं वो दूसरी जंग अजीम के दौरान उनका जो जहाज़ है वो भी फौज, ज़ाहिर पायलट होंगे, तो उनका जहाज़ जो है वो पापुआ न्यू गिनी के पास क्रैश हो गया। अच्छा, ये पापुआ न्यू गिनी जो है ये वो है जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साथ एक, यानी शुमाल में ऑस्ट्रेलिया के एक इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। अच्छा, ये पापुआ न्यू गिनी जो है ये कॉलोनी रहा है स्पेन की, पुर्तगाल की, फिर बरतानिया की, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ऑस्ट्रेलिया आ गया था, जब जापानीज थे, ये भी चलता ही नहीं इनके मामला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, उन्होंने ये कहा कि मेरे जो चचा थे, मेरे चचा जो हैं वो, उनका प्लेन क्रैश हो गया और जो है वो पापुआ न्यू गिनी के जो आदमखोर थे उनको खा गए। मैं एग्जैक्टली ये जो है ना, ये CNN की 18th, बाइडेन सेज के मिलिट्री अनेबल टू रिकवर, फौज जो है वो नाकाम हो गई रिमेन्स में, क्योंकि दे यूज्ड टू बी लॉट ऑफ कैनिबल्स, यानी आदमखोर इतने ज्यादा थे वहां पे कि वो खा गए। अच्छा, इसके ऊपर जो है जो पापुआ न्यू गिनी, स्टोरी बड़ी अजीब सी है ना, इसके ऊपर जो है वो NBC को मैं कोट कर रहा हूं, 20th स्लाइड, पापुआ न्यू गिनी के लीडर अपनी कौम की मतलब डिफेंड, अपने कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो गए इस इल्ज़ाम के बाद कि बाइडेन ने उनके ऊपर जो है वो आदमखोर होने का इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, ये जो इनके पापुआ न्यू गिनी है, ये कॉमनवेल्थ का इस तरह से हिस्सा है कि अभी तक वहाँ के बादशाह जो हैं, यानी प्रिंस चार्ल्स ही बादशाह हैं, सॉरी किंग चार्ल्स ही बादशाह हैं, और वो गवर्नर जनरल हैं। यानी इस तरह से वो उनका सेटअप चल रहा है कि एक उनके वज़ीर आज़म भी हैं, एक गवर्नर जनरल भी। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं गवर्नर जनरल की दिखा रहे हैं। अब गवर्नर जनरल खड़े हो गए हैं अपनी कौम का, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए कि हमारे ऊपर आदमखोरी का इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, मतलब ये बड़ी अजीब सी है, लेकिन है चूंकि एक अजीब सी स्टोरी, तो इसको अच्छा, डेली मेल ने इसके ऊपर जो है वो बरतानिया में इस पर अजीब खबर लगाई है। 19th स्लाइड, दे वॉन्ट जस्ट ईट एनी वाइट मैन, ठीक है ना। उनके जो वहां पे जो दानिश्वर हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी सफेद आदमी को नहीं खा जाते जो आसमान से गिरता है, ठीक है। मतलब है कि, और शदीद मजम्मत की इस बात की कि जो कहने वो आदमखोर थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में उनके पायलट अंकल को खा गए थे। तो ये एक नया रौला पड़ा हुआ है इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन इसको बड़ा सीरियस जो है ना, इसको बड़ा सीरियसली वहां पे लोग ले रहे हैं कि भाई यहाँ पे ज्यादा जो लोग हैं ये है तो ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन यहाँ पे वो चूंकि हजारों साल पहले बयान होता है कि वो अफ्रीका से लोग आके आबाद हुए थे, तो इसीलिए आपको वहाँ पे जो है वो स्याफाम लोग नजर आते हैं। मतलब ये गोरा पार्टी नहीं है यहाँ पे, है हालांकि ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये सारी जो इनके मुख्तलिफ कहना चाहिए ना कि नाम और किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, लेकिन हैं ये ज़रा स्याफाम। तो इनको हो गया जी, उन्होंने तो मेरे अंकल को चचा को खा गए थे। ये तो अच्छा, वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, बड़ा करीब है अमेरिका के। अब वहाँ पे एक रिएक्शन हो गया कि ये चचा, इनके चचा कहाँ से आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो व्हाइट हाउस ने और उनकी मिलिट्री ने रिकॉर्ड निकाले सारे कि नहीं ये सर्विसमैन ऐसे, उनके यहाँ भी तो ऐसी सोसाइटियाँ बनी हुई है ना, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, ये वो सारे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये हमारे पास कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आपके चचा को खा गए थे, मगर वो बाइडेन साहब कह गए कि चचा, मेरे चचा तुम्हें ये खा गए थे आदमखोर। तो ये एक नया रौला पड़ा हुआ है इसमें। अब मैंने आपसे कहा ना कि सेक्रेटरी बाइडेन अब क्या बात करते हैं, क्या इसराइल वाकई रफा पे जाता है? वो कह तो रही है उनकी फौज कि नेतन्याहू हमें हुक्म करें तो हम तैयार हैं। नेतन्याहू अगर हुक्म करें और वो फौज तैयार है, तो फिर उसके बाद जो है व्हाट नेक्स्ट, इजिप्ट क्या करेगा, जॉर्डन क्या करेगा, क्या मुआहदे रखेगा, ख़त्म करेगा? और सेक्रेटरी ब्लिंकन फिर याद आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि होल्ड करवा के, ऐसा तो नहीं मुमकिन, या होने को हो भी सकता है कि रफा का बॉर्डर खुल जाए, वहाँ पे हमास पहले एक्टिव हो जाए और एक बड़ी जंग छिड़ जाए, और इस दौरान सेक्रेटरी बाइडेन जो हैं वो जाहिर है कि रियाद आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई बात तो उनसे होगी। चाइना में
भी उन सवाल जवाब होगा, लेकिन हो सकता है कि वो चाइना में बहुत सारी बात ना करें, बहुत सारी बातों के लिए वो रियाद के अंदर इंटरेक्ट करें। अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि मीडिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रियाद में होने जा रहा है उनका। वो चाइना में शायद बात उतनी ना करें, ठीक है, लेकिन वो रियाद पहुंच के ज़ाहिर है यहाँ पे मीडिया के साथ काफ़ी उनका इंटरेक्शन होने जा रहा है। तो इस दौरान जो है, और वीकेंड पे पहुंच रहे हैं अगले 2-4 दिनों में, तो ये बड़ी तलखी है। नए फ्रंट्स खुल जाएंगे अगर ये मामला जो है ना, ये अगर ये सीज फायर की तरफ नहीं गया। चाइना को भी देखें, चाइना को भी पहले ये बात थी कि अमेरिका ने चाइना से ये कहा है कि आप एक पीस डील ब्रोकर करें यूक्रेन के साथ। अब यूक्रेन के को अगर वहां मदद चली गई है यूक्रेन को, तो रशिया जो है वो कैसे, और फिर चाइना के जब ताइवान को चली गई तो चाइना क्या करेगा? चाइना भी कुछ करेगा या देखे ना, अब एक अजीब सी सूरत हाल है कि एक दुनिया की पावर जो है अपने आप को पीछे कर गई है, तो बाकी उसके वैक्यूम में क्या चाइना आता है, नहीं आता अमन करवाने के लिए? अगर आता है तो कैसे करवाएगा पीस? मिडिल ईस्ट आसान नहीं है जगह यहाँ पे अमन करवाना। और चाइना जो है अगर नहीं आता तो दुनिया देखेगी उस तरफ कि भाई अमेरिका तो निकल गया, तो आप क्या कर रहे हैं? तो क्योंकि कत्लेआम जारी है ना, तो इसीलिए यही रशिया की पोजीशन भी है। तो अब और अरब ममालिक हैं, यूरोप के ममालिक हैं, बाकी दुनिया सारी, तो देखना है कि ये अचानक जो एक वैक्यूम सा खला सा आया है, इसको कैसे हो सकता है अमेरिकन की यही पॉलिसी हो कि अच्छा भाई हम पीछे हट रहे हैं, अब तुम आके ये निपटाओ दो, मशरिक वस्ता में तुम इंगेज हो जाओ। तो चाइना इंगेज हो गया तो फिर चाइना उधर से, मशरिक वस्ता बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है मशरिक वस्ता जो है, और ये मगरबी एशिया, इसके मामलात को हल करना इतना आसान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।